नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार। लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद हैं। कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लिहाजा सरकार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। दोनों सदनों में बीजेपी अब पूर्ण बहुमत से है, लिहाजा तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दिया जाए, इसके लिए सत्ता पक्ष पूरी तरीके से मुस्तैद है। 26 मई को योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। तो सत्र की शुरुआत से पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक चल रही है। इस बैठक में सीएम योगी भी मौजूद हैं। चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है कि कैसे सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए। विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हर आक्रमण, जो कि चाहे वो सदन के बाहर हो, सदन के भीतर, उसका कैसे जवाब दिया जाए। इन्हीं तमाम मसलों को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा चल रही है। दोनों ही सदनों में बीजेपी बहुमत के साथ आई है, लिहाजा अपनी उपस्थिति और विपक्ष के आरोपों का जवाब पूरी मजबूती के साथ दिया जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा पार्टी की तरफ से। इसीलिए आज ये बैठक विधानमंडल दल की इस वक्त चल रही है। हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी आपके पास बैठक के बारे में? हमें देखिए, इस वक्त हम लोक भवन में मौजूद हैं और यहीं पर सीएम योगी की अध्यक्षता में भाजपा के विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, जिसमें उनके तमाम मंत्री, जितने विधायक हैं, चाहे वो विधान परिषद सदस्य हो, विधानसभा सदस्य हो, सब अंदर मौजूद हैं। और कल से जो योगी सरकार पार्ट 2 का पहला सत्र, बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसमें क्या कैसे काम करना है, कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, कैसे उनसे सदन के अंदर निपटना है, और इन सारी बातों पर एक रणनीति बन रही है। जाहिर सी बात है कि सरकार का ये पहला बजट है। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इस बजट को बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी परेशानी के सदन से पास करा लिया जाए। जो हमारी अभी दोनों डिप्टी सीएम से बात हुई, संसदीय कार्य मंत्री से बात हुई, उनका साफ साफ कहना था कि हम विकास के एजेंडे पर दोबारा चुन के आए और हमारी कोशिश यही है कि विपक्ष भी हमें सहयोग प्रदान करे। उन्होंने अपील भी की है ताकि ये बजट जल्द से जल्द जन सेवा के जो कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं, वहाँ तक ये बजट पहुँच सके और ये कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। हालांकि जब हमने भी ये सवाल किया कि विपक्ष, जाहिर सी बात है, हमलावर रहेगा, कानून व्यवस्था, किसान, बिजली, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष की अपनी तैयारी है कि वो कैसे हाउस में सरकार को घेरेगा। तो तमाम जो नेता हैं, उनका यही कहना है कि जनता विपक्ष को जवाब दे चुकी है। अब उनको कम से कम जो कंस्ट्रक्टिव काम है सरकार के, जो विकास परक काम है, उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर सभी भाजपा के विधायक मौजूद हैं, मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद हैं और यहाँ पर टिप्स दिए जा रहे हैं विधायकों को कि कल किस तरह से सदन में आचरण रहना चाहिए। अमित। ऋषभ, यूपी की विधानसभा हाईटेक हो गई है, टैबलेट लग गए हैं, पेपरलेस ये सत्र होने जा रहा है, इसको लेकर भी कोई रिएक्शन सामने आया है अभी तक? देखिए, ये तो अब ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अपने तरह का हाईटेक विधानसभा पूरे देश में उत्तर प्रदेश का होगा, वो ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तमाम विधायक इस पूरे सिस्टम को समझ चुके हैं, वहाँ पे उनको कैसे रिएक्ट करना है वो समझ चुके हैं। उनकी हाजिरी से लेकर सवाल जवाब, तमाम चीज़ें जो हैं वो अब उस टैब पे मौजूद होंगे। तो वो कार्रवाई तो पूरी हो चुकी है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी देखा है कि हाउस जैसे ही शुरू होता है, विपक्ष को मौका होता है, वो आते हैं, शोर मचाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बजट सत्र से पहले लखनऊ में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इसके अलावा सभी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी की तरफ से इंद्रजीत सरोज शामिल हुए। यूपी का विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस बार सदन की कार्यवाही काफी हाईटेक तरीके से होने वाली है। इसके लिए विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। पहले सत्र में राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। इस सत्र में योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट भी पेश करेगी। कि नई सरकार नया सत्र शुरू कर रही है और वो भी बजट सत्र। तो इतनी कम बैठकें भी नहीं होनी चाहिए जितना एजेंडे में आया है। ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें होनी चाहिए। बजट सत्र है, महीनों महीने चलना चाहिए। सारे मुद्दे टच होना चाहिए, चाहे कार्य स्थगन की सूचना हो, चाहे 51 की सूचना हो, चाहे 300 की हो, चाहे 301 की हो। ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को मौका मिलना चाहिए कि उनकी सूचनाएं ली जाएं और उन्हें बोलने का मौका दिया जाए।
क्योंकि ये बजट सेशन है और पहला बजट सेशन है 18वीं विधानसभा का, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सदन चलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे चर्चा होनी चाहिए। हम सब चाहते हैं कि सदन लंबा चले और बजट के हर बिंदु पे चर्चा हो और प्रदेश का विकास हो, ये हम सब लोगों की इच्छा है और इसी को लेकर के हम लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। सर्वदलीय बैठक के बाद राजा भैया ने कहा कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही अच्छे से चलाने को लेकर चर्चा हुई है और विधानसभा को हाईटेक बनाने की पहल सराहनीय पहल है। आज सर्वदलीय बैठक हुई, क्या कुछ तय हुआ? निर्बाध रूप से सदन चले और जो अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता को हम सभी राजनीतिक दलों से, सभी विधायकों से है, उनकी हम पूर्ति कर सकें, इस विषय में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी दलीय नेताओं की आपसी सहमति बनी कि सदन सुचारू रूप से चले, शांतिपूर्ण ढंग से चले और अपनी बात तर्क संगत ढंग से सभी माननीय विधायक रखें, व्यवधान ना हो और हल्ला गुल्ला शोरगुल के बजाय तार्किक ढंग से बात रखी जाए, इसी पे चर्चा और इसी पे सहमति। इस बार सर विधानसभा हाईटेक नज़र आ रही है, आपने भी देखा होगा, टैब वगैरह लग गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अभी देखा और बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हालांकि स्वयं अभी उस पूरे हाईटेक सिस्टम को हम भी नहीं समझ पाए हैं, वही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्वागत योग्य। वाराणसी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों ने किसी तरीके से वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस प्रशासन को अवैध कब्जे की जानकारी मिली थी, जिसे कब्जा मुक्त करवाने के लिए टीम वहां पहुंची थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया और झोपड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। घटना लोहता थाना क्षेत्र के भिटारी गांव की है। तस्वीरें देखिए आप। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस दौरान वहां पर आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ की गई है। हमले के बाद पुलिस टीम वहां से किसी तरीके से जान बचाकर निकली। विधानसभा सत्र से पहले लखनऊ में समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें आजम खां और बेटे अब्दुल्ला आजम शामिल नहीं हुए। शिवपाल यादव भी लखनऊ में होने के बावजूद पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसे इन नेताओं की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि एसपी नेताओं ने आजम खां की नाराजगी से इनकार किया, साथ ही ये दावा भी किया कि सोमवार को आजम खां सदन में आएंगे और अखिलेश यादव के पास वाली सीट पर बैठेंगे। शिवपाल यादव जी जो है वो विधानसभा के अंदर भी 2 दिन नहीं आए और वो पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव तो जीते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना रखी है और वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। आजम साहब को लेकर के क्या सोचते हैं आप लोग? आजम खां साहब समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में रहेंगे। समाजवादी पार्टी उनके साथ है और वो विधानसभा के सत्र में आएंगे और आ करके भारतीय जनता पार्टी ने 28 महीने जो उन पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय किया है, वो अपने मुख से उसका वर्णन करने का काम करेंगे। बैठक में आते तो ज़्यादा अच्छा होता। उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम बैठक में नहीं आ सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं ठीक है। किसी का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं हो तो उसको बहुत बल देना नहीं चाहिए। आजम खान ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों को फिलहाल खारिज कर दिया है। आजम खान के मुताबिक उनकी नाराजगी का कोई सवाल नहीं है और ना ही इसकी कोई वजह है। आजम खान लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने रामपुर जेल पहुंचकर एसपी समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे।
अब ठीक है, ये तो अब आजम साहब से मेरी तो मुलाकात हुई नहीं। अब आजम खान आए हैं, खुशी की बात है, बाहर आए हैं और अल्लाह उन्हें बहरहाल ताकत दे। हम तो यही कह सकते हैं। बहरहाल हम तो समाजवादी के साथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी पे आरोप ये भी लगा कि आजम साहब की इतनी मदद होनी चाहिए थी, उतनी मदद नहीं की गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी आरोप लगा दे, लेकिन ये बात नहीं है कि साहब वो जो मदद कर सकते थे उन्होंने की है मदद। कुछ नाराजगी की खबरें आई कि नाराज हैं आजम खान अब साहब। ये मैं नहीं कह सकता, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। हाँ, एक बड़े नेता हैं, पार्टी के फाउंडर पर्सन हैं आजम खान साहब, और उनके रहने से समाजवादी के सभी विधायकों को एक मजबूती मिलेगी, एक मॉरल बूस्टअप मिलेगा। और वो इतने बड़े कद के नेता हैं कि 10 बार का उन्हें अनुभव है। 10 बार जो विधायक बने हुए हों, उनके पास कितना बड़ा लंबा अनुभव होगा। उस अनुभव को हम सारे विधायक शेयर करेंगे और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि जब वो आएंगे तो बड़ी मजबूती मिलेगी इंशाअल्लाह, हम सारे विधायक। तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता नाराजगी की खबरों को खारिज कर रहे हैं और आजम खान से जब इस पर रिएक्शन लिया गया, जो कि सीतापुर जेल पहुंचे थे एसपी समर्थकों से मुलाकात करने के लिए, तब उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। मैं ना किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, ना किसी के ना आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। मैं किसी से नाराज नहीं। समाजवादी पार्टी के विधायक शहज़ल इस्लाम ने रामपुर में आजम खान से मुलाकात की। आदिल शहज़ल के सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। भाई भीड़ अंदर ठीक है आप जाइए। अभी मिलकर के निकलेंगे, जाने की क्या और कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ मुलाकात करने आया था। अच्छा, आज आप लखनऊ नहीं गए समाजवादी पार्टी के विधायक? नहीं, मैं अजमेर शरीफ गया हुआ था, रात को आया और आप आजम साहब से मिलकर के मैं सीधे लखनऊ जा रहा हूँ। चलो, अच्छा। तो क्या कल जो है सदन की मीटिंग क्या कल रहेगी? हाँ, सदन की मीटिंग में रहूँगा। अच्छा, आजम साहब भी रहेंगे? हाँ, आजम साहब भी रहेंगे, माननीय विधायक जो है अब्दुल आजम साहब भी रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से नाराजगी देखी जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। तो आजम खान के घर से एसबीएसपी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को एसी कमरे छोड़कर जमीन पर उतरने की नसीहत दी है। राजभर ने कहा कि अखिलेश को फील्ड में रहना चाहिए और अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर का ये बड़ा बयान, बड़ी नसीहत अखिलेश यादव के लिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को एसी कमरों से निकलकर फील्ड में जाना चाहिए, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में रहना चाहिए। को निकलना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको भी मीटिंग करना चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। अरे अब निकलना, अब उनको निकालेंगे, हम जाएंगे तो ना, बिल्कुल निकालेंगे, कैसे नहीं निकलेंगे। और बात करते एक बड़ी खबर की। ज्ञानवापी विवाद पर कल से वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर खुद पेट्रोलिंग पर निकले और संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया। काशी में सौहार्द बना रहे, इसके लिए पुलिस अपने स्तर पर पूरी मुस्तैदी बरत रही है। वाराणसी के श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कल से होनी है। यह सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विशेषवा की अदालत में होगी। मुकदमे के वादी और प्रतिवादी पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे। वाराणसी जिला जज की कोर्ट में इस मसले पर भी सुनवाई होगी कि ज्ञानवापी मामले में वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश की निगाहें वाराणसी जिला जज की कोर्ट पर टिकी हुई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कल से वाराणसी जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी विवाद को लेकर सुनवाई होगी। दो अहम मामलों पर सुनवाई होनी है। एक तो ये कि इस पर आगे सुनवाई होगी या नहीं होगी, केस बनता है नहीं बनता है, और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी सुनवाई होगी कि 1991 का जो वर्षित एक्ट है उसको लेकर भी सुनवाई होगी कि उसके मुताबिक इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। और आइए आपको बताते हैं कि कौन है जिला जज जो इस बड़े केस की सुनवाई करने वाले हैं। सेशन जज डॉक्टर अजय कृष्णा हरिद्वार के रहने वाले हैं। अजय कृष्णा, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल उनकी जानकारी है कि वो हरिद्वार के रहने वाले हैं अजय कृष्णा, और उन्हीं की कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। उनका परिवार हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। 1984 में LLB और 1986 में उन्होंने LLM किया, ये उनकी योग्यता है। 1990 में कोटद्वार से करियर की उन्होंने अपनी शुरुआत की और उसके बाद 30 अलग अलग जगहों पर वो पोस्टेड रहे। फिलहाल वाराणसी जिला अदालत में है। इससे पहले वो बुलंदशहर में जिला जज थे। हाई कोर्ट में स्पेशल ऑफिसर विजिलेंस भी रह चुके हैं। 31 जनवरी 2024 को वो रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले बहुत अहम केस हो जाता है जो कि उनकी कोर्ट में गया। तो ये बड़ी बातें हमने आपको उनके बारे में बताई कि कहां कहां वो पोस्टेड रहे, कैसे अपने करियर की शुरुआत की। अब एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी किए जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने इस फैसले को गरीब हितैषी बताया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 महीने में दूसरी बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी की, पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। इस छूट के चलते केंद्र सरकार पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है। एक असाधारण सी स्थिति में जब दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन के युद्ध के परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ोतरी की ओर है, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के गरीबों और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को ध्यान में रखकर महंगाई पर प्रभावी रोक लगाने के लिए 6 महीने के अंदर 2 बार एक्साइज ड्यूटी पर भारी कमी करने का ये निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।